नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र की चौपाल और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हम बात कर रहे हैं आगामी बजट 2020 की, जिससे हर किसी को बहुत अपेक्षाएं हैं। हमारे कश्मीरी पंडितों को क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र की चौपाल कश्मीरी पंडितों के साथ। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो कश्मीरी पंडितों को बहुत उम्मीदें जगी। धारा 370 और 35 से हटाए जाने जैसे कड़े फैसले लिए गए। जख्म आज भी हरे हैं, लेकिन घर वापसी की क्या कवायद जारी है, इस पर चर्चा करने के लिए हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली में, जहां हमारे साथ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं। उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप यहां पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए हैं, अभी घर वापसी की क्या तैयारी और क्या लगता है आगामी बजट से आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? अभी हम पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, उनकी आय बहुत कम है, वो मतलब मुश्किल से अपना दो रोटी कमाते हैं और खाते हैं, व्यवस्थित नहीं है। आप जो आपका क्वेश्चन है, जो बजट 2020 आ रही है, मोदी सरकार ऑनरेबल मोदी से हमारी ये अपेक्षा करते हैं कि वो ठीक है, उसने 370 बनाया, लेकिन उसमें कश्मीरी पंडित को आज की डेट में उसको पता नहीं कि उसके लिए क्या किया जाने वाला है। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूरी बोलना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडित जो कि एक लैंडलॉर्ड था, जिसके पास मकानें थी, 10-10 मंजिल मकानें थी और उसके पास खेती थी, ऑर्चर्ड्स थे, बाग थे, वो सब उन्होंने खा लिए हैं। कुछ मुझे याद नहीं है ये ईयर, इसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, उसने लैंड टू टिलर्स की इन कन्वेंस विद कांग्रेस गवर्नमेंट उन दिनों था। हमारे यहाँ ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो हम सब कश्मीरी जितने भी हैं उनकी ज़मीनें खाकर वो उनको दे दी, लैंड टू टिलर्स कर दिया। लेकिन उसके लिए आज के डेट में हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। वो जो जब वहाँ रहते थे, वहाँ पर हमें बहुत कुछ मिलता था। हम अपने बागों से सेब भी लाते थे, गायें थी, सब कुछ मिलता था हमें अपने से अपने से। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि आज के डेट तक हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। अब हम चाहते हैं, अगर मोदी सरकार, जब मोदी है सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी अगर चाहेंगे कश्मीरी पंडित को वो विद डिग्निटी, विद ऑनर, और जो भी उसके वहाँ पर छीना गया है उसको वापस रिस्टोर करके कश्मीरी पंडित को वहाँ पर फिर से बसाए, ये हम अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, अपनी सम्मान की लड़ाई है इनकी, और ये जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक एक कोई रोड मैप जो है वो बनाया गया है ताकि घर वापसी संभव हो सके। जब 370 धारा हटाई गई, खुशी का माहौल था, तो किसी ने कहा कि 1947 में क्या आज़ादी मिली थी, हमारे लिए तो आज का दिन है। तो क्या ऐसा खास? हम आज़ाद हुए क्योंकि उससे पहले हम कभी बात ही नहीं कर सकते थे वहाँ पर। हम अगर निकलना भी था, हम तब भी वो उसी माहौल में रहकर हमें कभी टीका नहीं लगाना था, कभी हमें किसी मंदिर में इतना नहीं जा पाते थे। तो जब हम वहाँ से पलायन हमने किया, हम यहाँ पर आए, हम मतलब जी खोल के थोड़ा सा रह पाए, तो वहाँ पर हम इस तरह से नहीं रह सकते थे। अगर अभी कोई सिचुएशन ठीक हो गई है, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, शायद हमारे लिए वहाँ पर जाना आसान हो जाएगा। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अगर सरकार ने जो भी रोड मैप बनाया होगा, तो किन मूलभूत चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे प्रावधान लाने की ज़रूरत है? हमें मोदी से अपेक्षा ये है कि जो बजट अभी आ रहा है उसमें कुछ साइजेबल अमाउंट एयरमार्क किया जाए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज़, लैंडेड प्रॉपर्टीज़, हमारे ऑर्चर्ड्स, हमारे मकान, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, इतना सबों को बड़ा नुकसान हुआ है। आज 30 साल से हमें कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। हमारे मकान जलाए गए और आज तक मैं देखता हूँ किसी को भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, और हम ऐसे ही घूमते फिरें। और हर एक सरकार आज से राइट फ्रॉम 90 हर एक सरकार, हाँ जी हम कश्मीरी पंडितों के लिए ये कर रहे हैं, इतना बजट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब ऑन पेपर्स। बट वी वांट कि मोदी जी जो है एक रोड मैप तैयार करें, हमको बताएं हम कैसे वापस जा सकें, किन हालात में जा सकें, जो डिग्निटी हमारी जिसमें हम रहते थे वो कैसे वापस आए। आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, फैमिली सेटल हो गई है, कभी वापसी का जब बनेगा तो क्या आपने क्या प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीज़ें आगे सामने आएंगी? वापसी तो सभी लोग चाहते हैं, और ऑनरेबल रिटर्न, उसके लिए सरकार को देखना है
कि इनको किस तरह हम ऑनरेबली वहाँ पे सेटल करें। उसके लिए अभी हमारे पास वहाँ पे रहने के लिए कुछ नहीं है, रोज़गार भी नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल बजटिंग होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनुअल बजटिंग। इसमें एयर मार्क किया जाता है कि किस आइटम पे किस एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट हम एयर मार्क कर लें। तो मैं समझता हूँ अगर सरकार को वाकई तौर कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदूज़ का कुछ सोचना है तो उनको उनकी प्रॉपर सेटलमेंट के लिए कुछ अमाउंट एलोकेट करना चाहिए, सो डैट दे विल रिटर्न ऑनरेबली एंड विद डिग्निटी। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या उम्मीद करती हैं आप सरकार से बजट में? मैं एक्चुअली 3 पॉइंट है मेरे, जो आज की सरकार चल रही है उनसे। एक तो मैं बोलना चाहूँगी जो उन्होंने पहले के बजट में बताया था कि 580 करोड़ वो बजट रखे रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कश्मीरियों के लिए, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। और मैं इस बजट में उम्मीद करती हूँ कि वो इस बजट जो उन्होंने इस बार का बजट बनाया है तो उस पर वो काम करें, क्योंकि लास्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है कि हम कश्मीरियों के लिए कोई ऐसी चीज़ उन्होंने की है जो हमें लग रहा है कि उन्होंने उसका उपयोग किया है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जैसे आयुष्मान भारत योजना आई है, उसमें जितने हमारे जो कमज़ोर हैं या वीकर सेक्शंस हैं या जो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है तो उनको उनमें शामिल किया जाए। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे हम लोग अब कश्मीर से हमें यहाँ भगा दिया गया, हमारा घर नहीं रहा, हम यहाँ आके हमने अपने घर लोन से खरीदे हैं, तो हमारे को कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए स्पेशली कुछ एक टैक्स का थोड़ा रिबेट बढ़ा दिया जाए, मेरा ये उम्मीद है। ठीक है, कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया, कितना ऐतिहासिक, क्या फ़र्क पड़ा, क्या ज़िंदगी में बदलाव की बयार आई? देखिए, जो मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया एब्रोगेशन ऑफ 370, वो एक ऐसा कदम था जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो संभव हो गया। वो संभव होने के बाद क्या हुआ कि सरकार के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई और हमारे लिए भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। जब से जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी में कन्वर्शन हो गया और जब से 370 का एब्रोगेशन हो गया, तो हमारे जो इसके पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए। पहले नॉर्मल हालात में जो बजट एलोकेशन होती है वो एक सरकार को भी पता होती है कि हमने कहाँ कहाँ किस एरिया में पैसा देना है और लोगों के भी नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है, ये मेरा एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना सोचना है कि इस बार जो है इवन बजट का जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही अहम और ख़ास पोजीशन रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हमें अपने घर जाना है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें उम्मीद है, लेकिन हम प्रतीक्षा में हैं। अभी तक हमारे सामने कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया है कि आखिर सरकार हमारे पुनर्वास के लिए, हमारे रिहेबिलिटेशन के लिए कौन से इकदामात, कौन से कदम उठा रही है और कैसे कर रही है। कश्मीर में घाटी में व्यापार के लिए, टूरिज्म को अगर बढ़ावा दिया जाए तो राजस्व को भी बढ़ोतरी होगी और लोगों को व्यापार भी मिलेगा। अभी एक रिकॉर्ड आया है कि इस बार टूरिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है, शायद ये 370 हटने के बाद हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों के लिए इसमें बेनिफिशियल हो? बेनिफिट इसमें वहाँ के लोगों के लिए है, मगर इसमें एक चीज़ है, हमारे कम्युनिटी के लिए क्या बेनिफिट है। अगर सरकार सही तरीके से चाहती है हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट देना, तो जो व्यापार का सिस्टम है, तो हमारे में इनको जितने भी हमारे युवा लोग हैं उनको कम से कम रोज़गार मिले, उनको वहाँ सॉफ्ट लोन मिले, नए कारोबार करने के लिए उनको जगह मिले, तो उससे हमारे थोड़ा सा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा हमारा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी वहाँ सेल हुई, सिट्रस सेल जिसको कहते हैं, जो हमने जाते समय जिस टाइम हमें भगाया गया, हमने वहाँ अपनी ज़्यादा थ्रो अवे प्राइसों पे बेची, क्योंकि हमने यहाँ सर्वाइव करना था। इस करके उसको देखे और उसका दोबारा उसका रिवाइव करें ताकि हमें सही तरीके से पैसे मिले। और ये एक मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बुजुर्ग होने के नाते जो आपकी वहाँ ज़मीनें थी, आप किन हालातों में आए थे? वहाँ पर जो ज़मीनें थी क्या किसी जब्त कर ली गई हैं या अभी वहाँ कुछ बाकी है, और वापस जाएंगे तो किस उम्मीद के साथ? 370 हट गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है,
हम उम्मीद करते हैं कि जो नई एडमिशन आएगी, जो दिल्ली की एडमिशन वहाँ चलती है, तो वहाँ कोई दुगलापन नहीं होगा। हमें हकीकत में जिनकी जायदादें जब्त की गई हैं उनको वापस मिल जाए। इनका कहना है कि सरकारें तो बहुत आती जाती रही, लेकिन विकास के नाम पर जो फंड आता रहा तो उससे जम्मू कश्मीर में विकास तो हुआ नहीं। और अब जब मोदी सरकार आई है और जब यूटी बना दिया गया है तो बहुत उम्मीदें हैं इन सभी को। आपसे जानते हैं, आप एक घरेलू महिला हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य देखती हैं और क्या उम्मीद करती हैं? मैं अपने बच्चों के लिए ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए कुछ लोन मिलना चाहिए ताकि वो आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाए। और फिर दूसरा ये है कि हमारे जो जॉबलेस यूथ है उनके लिए मैं चाहती हूँ कि वो उनका जो एज बार है वो बढ़ा दिया जाए ताकि उनको आगे जॉब सिक्योर हो जाए। 30 साल से न्याय की आस में आप लोग बैठे हैं, तो उस दृष्टिकोण से क्या देखते हैं आपकी? क्या आपको लगता है न्याय में कुछ तो मरहम लगा होगा? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मरहम नहीं लगा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बजट ऐसा पेश हो जिसमें हमारे लिए थोड़ा सा मरहम भी हो। बजट तो हर साल आते हैं, हर साल हो जाता है, मगर हमने मोदी है तो मुमकिन है, हमने यही सोचा था कि हमारे लिए कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। सरकार के 3 फैसले आए बड़े, कश्मीर पुनर्गठन का हुआ तो 370, तो इसमें कितना बढ़ावा मिलेगा? टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। हम देखें, जैसे गोवा एक जगह है, टूरिज्म से बहुत कमाती है। जैसे कश्मीर बहुत सुंदर है, तो टूरिज्म से कश्मीर बहुत कमा सकता है। और क्योंकि कश्मीर एक वैली है तो फिल्म की शूटिंग वहाँ बहुत आराम से हो सकती है। इवन दो अगर हम इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहें तो इंडस्ट्रीज़ बहुत आराम से लग सकती है। फार्मास्यूटिकल्स से बहुत अच्छी जगह है। और हम वहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट करें जैसे म्यूज़ियम्स बनाना, कोई हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मतलब उसका रिक्रिएट करना चीज़ों का वहाँ पे, और छोटे छोटे सिनेमा हॉल जैसे सब, और जैसे लॉन्स बनाना, जैसे मुग़ल बनाया करते थे पहले, लॉन्स बनाया करते थे वो लोग। जैसे हम भी थोड़ा थोड़ा काम करें तो कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह है जो टूरिज्म के हिसाब से बहुत बूम कर सकती है। करियर को लेकर के उस दृष्टिकोण से सरकार बजट में कुछ स्पेशल लेके आए। अगर गवर्नमेंट एक ऐसा सेक्शन लेके आए पढ़ाई में, स्कूल्स में एक ऐसा करिकुलम इंट्रोड्यूस कराए, उसके लिए बजट पास करवाए जो सिर्फ फोकस करे कि जॉब्स कैसे लेनी है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। जैसे स्कूल्स में C++ नहीं पढ़ाई जाती, जब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यापार के दृष्टिकोण से घाटी में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और सरकार को बजट में क्या विशेष करने की ज़रूरत है? जैसे कि बाकी इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारे तरीके के व्यापार होते हैं और वहाँ पे अभी देखा जाए तो इतने फैसिलिटीज़ नहीं है, बट धीरे धीरे ये सेक्शन पास होते ही फैसिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो मेन बात है वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो बाकी इंडिया में है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह है। नहीं, आपके बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको जो व्यापार करना चाहते हैं। अभी तो सरकार मुद्रा योजना भी लेके आई, लेकिन पहले इन योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के, कश्मीर घाटी के लोगों को नहीं मिल पाता था। लेकिन क्या आपको लगता है जब से ये यूनियन टेरिटरी में आया है तो अब उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? अब डायरेक्ट सरकार विकास की दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि हमारे को ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। कश्मीरी पंडितों की पहचान की लड़ाई अभी जारी है और हमारे साथ एक बच्चे हैं। आपका क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम नील पंडित है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वहाँ पर आप जाते हैं तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या क्या स्थिति देखते हैं? उनके लिए सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? जो वो भी पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से ये जो पहले टेररिज्म को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होता तब तक एजुकेशन सिस्टम आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते किसी भी जगह पे। वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बच्चों को भड़काएंगे और वो गलत राह पे जाएंगे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए पहले तो टेररिज्म को हटाना होगा और जो अलगाववादी सोच है लोगों के अंदर वो पहले मिटानी होगी, तब जाके एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन कश्मीर में अच्छी हो पाएगी। जी, अलगाववादी सोच और टेररिज्म की बात की, आतंकवाद का ही दंश है जो 30 साल से कश्मीरी पंडित झेल रहे हैं। कितना परिवर्तन आया है? मैं तो पहले ये बोल रहा हूँ कि भगवान न करे जो हिंदू कश्मीरियों के साथ हुआ वो कहीं हिंदुस्तान में कहीं किसी के साथ ना हो, क्योंकि जिसके साथ भी ये हुआ उनको पता है। और ये जो टेररिज्म का है ये वहाँ के जो मतलब जो हमारे जो अलगाववादी है, जो नेता है उनके, वो भी मिली जुली सरकार है, उन्हीं की है। ये मोदी जी ने जो भी अच्छा काम किया उनके लिए, जो भी इनका एड वेड जो भी पैसा ज़्यादा था कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा था, लेकिन वो लोग खाते थे उसमें पैसा, वो उन्होंने अच्छा किया कि उनको नज़रबंद भी किया बहुत। मैं चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार जो भी हिंदुस्तान में, उनको सबको नज़रबंद करके उनको जेल में लगा दो। घाटी में शांति बहाली आई है, पहले से परिवर्तन आया है?
जी, जब दफ़ा 370 हटा था तो तब मैं कश्मीर में ही थी। मैं वहाँ 2 महीने रह के आई हूँ। मुझे ये कहना है कि जब हम भी सड़क पे चलते हैं वहाँ पे अभी भी, तो वो लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे भूत जैसे हैं, और दूसरी नज़र से देखते हैं कि अरे ये कश्मीरी पंडित है। अरे अच्छा, किसी दुकानदार के पास जो, वो भी वहाँ पे 10 मिनट हमको रोक के रखता है, फिर 10 बंदों को दे के फिर कश्मीरी पंडित को, अभी भी वो उनके दिमाग में है कि ये कश्मीरी पंडित है, इसको हमने अपने से कभी नहीं मिलाना है। और हमें सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए, मतलब जाना है, रिहेबिलिटेट करना है, वो सारा हम मोदी जी पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत से, शान से वहाँ चले जाएं। जितने लोग मारे गए थे और जो वहाँ से पलायन करके जगह जगह टेंट में रहे, जम्मू में रहे, बहुत विपरीत परिस्थितियों में समय काटना पड़ा, क्या उसके कोई आंकड़े नहीं आ पाए अभी तक? उस पर कोई आयोग का गठन होना चाहिए था, आपको नहीं लगता, ताकि ये सारी चीज़ें सामने आ पाती? देखिए, अगर हम हकीकत की बात करें तो मुझे ये कहने में कोई रुकावट नहीं है, हमारी भारत सरकार सोई रही। हालात बिगड़ते गए और जिस बीमारी का इलाज तुरंत होना चाहिए था वो हुआ नहीं। उस समय की तत्कालीन सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब सरकार चाहे जो भी थी, सरकारें बदलती रही, लेकिन एक जो आम नागरिक है उसकी उम्मीदें, उसकी नज़रें तो रहती है सरकार पर, सरकार एक्स की हो या वाई की हो, यहाँ हम जनरल बात करते हैं। दूसरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जब भी हम कश्मीर के हालात का आंकलन करते हैं तो बड़े अफसोस की बात है कि हम कश्मीर को जो एक कन्फाइंड एटमॉस्फेयर, जो एक माहौल 3 या 4 ज़िलों में हावी रहा, जो माहौल सारा बिगड़ गया, सिटी और इसके अराउंड जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसको हम कश्मीर नहीं मानेंगे। जहाँ कश्मीर की बात करेंगे वहाँ हम उन कश्मीरियों की बात भी करनी चाहिए जो पीस लविंग है। वहाँ का आम कश्मीरी मुसलमान जो हमारा भाई है, जो हमारे साथ सदियों तक इतने रहा, भाईचारे से रहा, वहाँ का आम कश्मीरी भी परेशान है। वो नहीं चाहता, सभी लोग नहीं चाहते। ये एक सेक्शन है, ये एक षड्यंत्र था। बहुत कम लोग हैं, केवल 4% लोग हैं घाटी के, उनके लिए मतलब उनकी पुनर्स्थापित की जाने की व्यवस्था, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, वो सबको करना बहुत मुश्किल नहीं है सरकार के लिए। अगर सरकार इतने बड़े कदम उठा सकती है तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? 370 जो हटाया उसके बाद बहुत चेंज आ गई है, बहुत ही चेंज है। और वहाँ के मुस्लिम भी यही चाहते हैं, सारे मुस्लिम नहीं है, कुछ पोर्शन जो है, कुछ 50% लोग जो है वो चाहते हैं शांति आनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो डेवलपमेंट हो जाए, उनका बच्चों का भी भविष्य दिखना चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी वही ऐसा होना चाहिए, वही डेवलपमेंट बात की जाए। और दूसरी बात यह है कि कश्मीरी एक कौम है जिसने कभी भी हाथ में कोई गन नहीं उठाया, कोई दंगा फसाद नहीं किया है। कश्मीरी पंडित जिसने कोई दंगा नहीं किया, ना फसाद किया, जैसे आजकल शाहीन बाग में हो रहा है, मगर वो हमने नहीं किया। हम शांतिपूर्वक से जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी डिमांड है, हम वैसे ही चाहते थे। आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जब से ये सरकार आई है कुछ अंकुश लगा है आतंकवाद पे? आतंकवाद का थोड़ा सा लगा है, उसके बाद आर्टिकल 370 के बाद तो बिल्कुल थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ गई। मगर इससे पहले क्या था, वहाँ ये चाहते थे कि हम वहाबिज़म वहाँ शुरू हो गया था, वो चाहते थे इस्लामाइजेशन। उन्होंने कहा मात्र एक हमारी कम्युनिटी थी जो वहाँ तिरंगा लेके खड़े हुए थे, उन्होंने कहा इनको निकाल दो या पूरा पाकिस्तान बन जाएगा। इस करके उनके यही मोटो था कि उन्होंने ये हमारे नारे भी दिए थे उस 19 जनवरी को, पंडितों ये कश्मीर छोड़ दो, और ये हमारे, और यहाँ तक भी कहा था पंडितों आप जाओ अपनी बीवियाँ बेटियाँ यही छोड़ दो। आखिरी सवाल आपसे, बजट आएगा, क्या विशेष आप देखती हैं, किन चीज़ों पर एलोकेट करने की ज़रूरत है? रिहेबिलिटेशन पे, एजुकेशन, हमारी एजुकेशन पे, जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि हम लोग वैसे भी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। तो उस वजह से उनको, मोदी जी को, मैं कोई भी सरकार हो आगे, तो उनको इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट, जो बच्चों की डेवलपमेंट, जो एजुकेशन है उस पर फोकस किया। तीसरी है कि जो हमने जो कश्मीर को छोड़ा, हम उस क्लाइमेट में रहते थे जो 20 और 25 डिग्री का क्लाइमेट था। यहाँ पर मतलब 400 फैमिलीज़ है, तो 400 फैमिलीज़ में आपको 400 फैमिलीज़ के बुजुर्गों में अभी अस्वस्थ है,
बहुत ज़्यादा, तो उनकी मेडिकल के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दे, कुछ ऐसा पैकेज बनाए हेल्थ के लिए, कैसे इम्प्रूवमेंट वो कर सके, कैसे उसके लिए वो हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे उनको लिए वो किए। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि वुमेन्स के लिए जो आज तक मुझे लगता है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा कश्मीर में अगर किसी ने सहा है वो औरतों ने सहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे, आप कौन गिरजा टिक्कू जैसे, मैं बहुत सारे लड़कियों के औरतों का नाम नहीं लेना चाहूँगी जिन्होंने जिनको मारा गया, बहुत बेदर्दी से मारा गया, गैंग रेप करके, और उनके बाद उनकी फैमिलीज़ कैसे सर्वाइव। आप सोचो उनकी बेटी कैसे रहती है, उसको हर दिन वो याद आता होगा कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ वुमेन्स के लिए कुछ ऐसा बनाए ये सरकार कि वुमेन्स प्रोटेक्शन, जब भी हम वापस जाए तो वुमेन्स के लिए एक अलग सी प्रोटेक्शन हो चाहिए, और वुमेन्स के लिए जो भी जॉब फैसिलिटी दे, जो इंडिविजुअलिटी वुमेन्स में क्रिएट हो। तो लोकतंत्र की चौपाल में हमने वैशाली के कश्मीरी पंडितों से बात की और घाटी के जख्मों को जाना, और ये भी जाना कि हमारे देश के कोने कोने में मजबूरी में जो कश्मीरी पंडित जा बसे हैं, उनको क्यों आज भी वो शहर अपने होते हुए भी बेगाने लगते हैं। ये देश अपना है फिर भी वो माइग्रेटेड महसूस करते हैं। इस लोकतंत्र की चौपाल में इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।